वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम्स का चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 5। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेस ऑफिस के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है और क्या वो जरूरी चीजें हैं जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउ you can communicate with another person, another business, another organization through a communication system. So what are those methods in which we usually communicate or a business usually communicates with others? तो ये हम आज चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। I'll give you a brief background before I begin this chapter that in 9th standard we all have studied what is a business, how do you establish a business, who is an entrepreneur, what are the essential qualities of an entrepreneur, what types of businesses are there, retailing, wholesaling, that you have studied in the previous chapter. We have also studied in the 9th standard what is a business office, who is a business office manager, what are the functions of the business office, etc. So communication system is very important and essential element to run a business office. So in today's environment also, जब हम लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ये जो हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं via recorded video और a live interactive session for question answers, ये सारी चीजें communication systems की वजह से possible है। communication system की वजह से ये चीजें ठीक हो पाएंगी। तो इसलिए एक business office या एक इंस्टीट्यूशन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिजनेस ऑफिस के लिए विदाउट एनी डाउट ये चीज हम लोगों को समझनी चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था जब कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स लिखा करते थे और बहुत सारी चीजें जो है वो पत्राचार, जिसको लेटर सिस्टम कहते हैं, लेटर के थ्रू होती थी। लेकिन अब लेटर सिस्टम्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत रिडंडेंट हो गया है, ये सिस्टम बंद हो गया है लगभग, और उसकी जगह बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने उनकी जगह। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम सपोर्ट्स पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर बाय एनेबलिंग देम द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो लोग एक बिजनेस ऑफिस में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं और एक दूसरे से वो लगातार बातचीत करते रहते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों तरीके की चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के थ्रू एक दूसरे के साथ बांटने में हेल्प मिलती है, उसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि हम क्या-क्या पढ़ेंगे। We will understand what are the characteristics of communication system, elements इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, कैसे ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन का, कैसे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और जो रिसीवर है उसको कैसे रिसीव करता है। अदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, और व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या परेशानियां, क्या जो है चैलेंजेस हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करने के दौरान या कम्युनिकेशन होते हुए आपके सामने आ जाते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। एक कम्युनिकेशन सिस्टम की 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, डेटा सोर्स, जहां से डेटा ओरिजिनेट कर रहा है, जहां से डेटा तैयार होकर के आगे जाना है डेटा को, उसको आप डेटा सोर्स कहते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ रेलवे सिस्टम कि रेलवे में ट्रेन अगर न्यू दिल्ली से बैंगलोर जा रही है तो न्यू दिल्ली को हम बोलेंगे ओरिजिनेटिंग स्टेशन। तो सोर्स क्या है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सिमिलरली कम्युनिकेशन जहां से पैदा हुआ है, जहां से मैसेज स्टार्ट होगा, उस जगह को आप डेटा सोर्स बोलेंगे। दूसरा है ट्रांसमीटर, the device that is being used to transmit data। तो अब एक कोई आपको ऐसा डिवाइस या कोई ऐसा टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करना होगा जो उस मैसेज को, उस
डेटा को सोर्स से उठा करके किसी दूसरी जगह पहुंचाए, तो इसको हम ट्रांसमीटर कहेंगे। वेरी सिंपल लैंग्वेज, रेलवे सिस्टम जब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा सोर्स से एक पूरी ट्रेन लगेगी, जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां से पूरी एक ट्रेन लगेगी 20-30 डिब्बों की, जिसको एक इंजन खींचेगा और उसके अंदर लोग बैठेंगे। तो आप लोगों को डेटा समझ लीजिए और ट्रेन को ट्रांसमीटर डिवाइस समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज द ट्रांसमिशन मीडियम? किस साधन से ट्रांसमिशन मीडियम ट्रैवल करेगा, केबल और नॉन केबल। अब इसको आप समझ लीजिए कि डेटा जो है वो या तो लोग हैं, ट्रांसमीटर मीडियम आप कह सकते हैं केबल या नॉन केबल। तो आजकल आप सब जानते हैं कि केबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं, फोन्स जिसमें केबल होती हैं और फोन्स जिसमें केबल नहीं होती है, वायरलेस फोन्स भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये देखिए कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो केबल्ड ट्रांसमिशन मीडियम है या नॉन केबल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। नाउ कम्स रिसीवर। अब ये जो डेटा सोर्स से ट्रांसमीटर ने उठा करके डेटा को रिसीवर के पास तक पहुंचाया, तो रिसीवर वो डिवाइस है जहां पर डेटा आकर के रुकेगा। सोर्स से चल करके डेटा आएगा वाया ट्रांसमीटर, और रिसीवर जिसको वो मैसेज मिलना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा मिलना चाहिए, वहां पहुंचेगा, तो वो डिवाइस रिसीवर कहलाता है। तो अब आप जिस स्टेशन से चले, न्यू दिल्ली से चले और बैंगलोर ट्रेन ने आपको पहुंचा दिया, ट्रेन ट्रांसमीटर है आपके लिए और रिसीवर है बैंगलोर स्टेशन, या बैंगलोर को अब हम डिवाइस मान लें। अब डेस्टिनेशन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब यहां पर एक फर्क आ जाता है कि फर्क ये है कि क्या डेटा वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो डेस्टिनेशन का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल प्लेस ऑफ अराइवल, जहां पर पहुंचना चाहिए था। अब आप बैंगलोर स्टेशन पहुंच गए, वहां से उतर करके आप जिस जगह बैंगलोर में जाना चाहते थे वहां पहुंच गए। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम को बताते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करता है, किस तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर चीजें चलती हैं। डेटा सोर्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन का मीडियम, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ट्रांसमीटर, data source creates the data, transmitter encodes the data for transmission। ट्रांसमीटर जो है उस डेटा को पढ़ करके, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ करके उसको अपने साथ एनकोड कर लेता है, अपनी भाषा में उसको अपने पास रख लेता है। ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज कनेक्टिंग द टू डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडियम अभी हम लोगों ने सुना था केबल्ड या नॉन केबल्ड, ये करता क्या है, ये दो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आपस में, डेटा सोर्स वाला डिवाइस और रिसीवर डिवाइस, जहां से इंफॉर्मेशन उठी और जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, इन दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम ये ट्रांसमिशन मीडियम करता है। और ट्रांसमिशन मीडियम वंस ट्रांसपोर्ट्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर डिवाइस, तो रिसीवर डिवाइस जो है वो डिकोड करता है उस इंफॉर्मेशन को। जब वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन मीडियम से, तो वो डिकोड करता है डेटा या इंफॉर्मेशन को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में। ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग, उसको दूसरी भाषा में प्रोटोकॉल कहा जाता है। और बैक टू ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज में उसको वापस डिकोड करता है। उसके बाद रिसीवर फाइनल डेस्टिनेशन पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। रिसीवर डिवाइस जो है दैट also works as a transmitter at the last stage of communication system, और वो उसको पहुंचाता है। तो ये हम लोग जो कम्युनिकेशन सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये इसकी भी डेफिनेशन काफी कुछ सिमिलर है टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हाउएवर ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में देयर वर पीपल इन्वॉल्व्ड, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सोर्स कौन है, देयर वुड बी अ पर्सन हु इज राइटिंग अ लेटर, राइट। ट्रांसमीटर कौन है, वो लेटर को आपने पैक कर दिया और उसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। ट्रांसमिशन मीडियम कौन है, पोस्ट ऑफिस की वैन जा रही है दूसरे पोस्ट ऑफिस में, वहां पोस्ट ऑफिस पे उसको रिसीव कर लिया गया और फिर पोस्टमैन चल करके गया और जो है उसने
पोस्टमैन ने उसको पकड़ा दिया रिसीवर को, और फिर रिसीवर जो है, जो ऑफिस है, वहां से वो कंसर्न आदमी के पास डिपार्टमेंट में पहुंच गया। तो इस तरह से जर्नी इसकी भी पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम की भी लगभग सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम लोग विदाउट ट्रैवल, विदाउट पोस्ट ऑफिस, विदाउट एनी यूज ऑफ ह्यूमन मीडियम, हम लोग जो है डेटा को और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डिजिटल सिस्टम्स। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है which defines how the 2 points of data source and receiver are connected through a transmission medium. ट्रांसमीटर एक वो डिवाइस है जो एनकोड करता है डेटा को, राइट, और रिसीवर वो डिवाइस है जो डिकोड करता है, जो ओरिजिनल डेटा आपके पास आया है उसी फॉर्म में ला करके उसको सुनाता है। तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम आप लोगों ने अभी समझने की कोशिश की। अब आप जो पॉइंट मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था कि जो एनकोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस है, जो डेटा सोर्स डिवाइस है और जो ट्रांसमीटर डिवाइस है और जो रिसीवर डिवाइस है, इन दोनों के बीच में एक तरीके का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रांसमीटर के लेवल पर एनकोडिंग होती है और जो रिसीवर डिवाइस के लेवल पर है वो डिकोडिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक ऐसा शब्द है जो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द डिसिप्लिन बिटवीन और अमंग few people, few devices। प्रोटोकॉल एक ऐसा शब्द है जो लोगों के बीच भी हो सकता है, जो डिवाइसेस के बीच भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल में नंबर 1 आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नंबर 3 आते हैं, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 4 आते हैं। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अगर इनमें से कोई आदमी आता है तो कौन रिसीव करेगा, कौन उसको वेलकम करेगा। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि अगर कोई हाई डिग्निटरी आती है तो उसको जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो उसको उसका स्वागत किया जाएगा, उसका एक रैंक एंड स्टैंडर्ड। विदेश से कोई मेहमान आता है, जैसे कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आ गए, तो उनको कौन वेलकम करेगा एयरपोर्ट पर, उनका प्रेसिडेंट के घर पर, भारत के राष्ट्रपति के घर पर किस तरह से वेलकम होगा। दिस इज ऑल a discipline and this is predefined and everything is set. Rules are defined while welcoming President of United States. This is the entire process is called a protocol because different parties and stakeholders will communicate with President of United States. How, who will do, when they will do, how they will do. These things are predefined as per the protocol. और वो अपने आप, जो आदमी उस वक्त उस रोल में है, वो अपने आप समझता है कि हाँ मुझको ये काम करना है। जो मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, मुझे राष्ट्रपति भवन में वेलकम करना है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट और मैं राष्ट्रपति का स्वागत करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स के। प्रधानमंत्री को पता है कि मैं कहीं और जाकर के जो कंट्री लेवल समिट टॉक्स होती हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये सारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ऐसे ही जो दो डिवाइसेस ट्रांसमीटर और रिसीवर डिवाइसेस हैं, वो दोनों आपस में जब बातचीत करते हैं तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू बातचीत करते हैं, राइट। और ये इसीलिए रिक्वायर्ड है कि सही इंफॉर्मेशन सही रिसीवर तक पहुंचे और रिसीवर उसको उसी तरीके से डिकोड कर सके। तो ये एक प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स है जो कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में कनेक्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ताकि गलत मैसेज गलत जगह पर डिलीवर ना हो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। आप अपने मोबाइल फोन से एक नंबर मिलाते हैं, राइट, आप डेटा सोर्स हैं, मोबाइल फोन आपका ट्रांसमीटर, आपने एक नंबर मिलाया, या तो वो नंबर अवेलेबल होगा या फिर वो आउट ऑफ रीच होगा। अगर वो अवेलेबल है तो वो फोन बजेगा और जो आदमी उसे उठाएगा वो आदमी उसी फोन नंबर पर होगा जिस फोन नंबर को आपने मिलाया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नंबर मिलाएं अपने दोस्त का जो इंडिया में या दिल्ली में रहता है और वो नंबर जो है यूएस में किसी आदमी को लग जाए और बात हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है। इंडिया का जो कंट्री कोड है दैट इज +91, यूएस का कंट्री कोड इज डिफरेंट, यूके का कंट्री कोड इज +44, ब्रिटेन।
तो आप इंडिया से जब कॉल मिलाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, +44 के साथ यूके का नंबर डायल करेंगे तब वो नंबर यूके में लगेगा। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफाइन, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया कि कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स व्हिच आर डिजिटाइज्ड, व्हिच आर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज modes of communication, they are controlled through a protocol for communication links. So there is a control these protocols exercise over the communication links. ये आप लोग अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ईमेल, सब लोगों को पता है कि ईमेल एक बहुत ही सिंपल इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का एक माध्यम है। आप लेटर्स लिख सकते हैं, जिस आदमी को आप लेटर लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए और आप उस पर इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इजीली भेज सकते हैं। ओवर इंटरनेट ये चला जाता है और रिसीवर जो है उसको आसानी से मिल जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि दिस इज क्विक, फास्ट, composite, easy to handle और it just needs an internet connection। तो ये चीजों से बहुत आसानी से आप ईमेल भेज सकते हैं। वॉइस मेल ये एक फोन में एक विशेष प्रकार की सुविधा होती है जिसमें अगर कोई फोन नहीं उठाता है या फोन आप नहीं उठाना चाहते हैं तो आप फोन पर वॉइस मेल एक्टिवेट कर देते हैं। There is a specific way of activating it. I'm not going into the details. आप उसे एक्टिवेट कर दें तो जैसे ही वो फोन बजेगा, जो आपका फोन है वो कोई रिंग करेगा तो उसको एक मैसेज जाएगा कि आप एक टोन के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए एंड द रिसीवर विल रिस्पॉन्ड। तो आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद रिसीवर डे एंड में आकर के अपनी वॉइस मेल को ऑन करेगा और सुनेगा कि उसमें कितने मैसेजेस हैं और एक एक करके उनको रिस्पॉन्ड करेगा। So this is how your voice mail works. It is also one of the popular modes of communication for people who are very busy, who cannot pick up mobile phones or who are very busy. They can use voicemail as one of the communicating systems. स्मार्टफोन सब लोगों को पता है, आजकल फोन ऐसा हो गया है जिसके अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, different type of applications, business applications, Amazon, Flipkart, emails, messages, Truecaller, what not, payment applications, सब कुछ फोन के अंदर आ गए। So a lot of businessmen, small and big, they keep smartphones with them to enable, different kind of business applications. तो कुछ चीजें वो खाली applications की करते हैं। अब पहले क्या होता था, आप लोगों को सबको पता है कि पहले कोविड-19 की सिचुएशन से पहले लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो टू द होलसेल मार्केट्स और वहां जाकर के वो अपना सामान चूज करते थे, लोगों से मिलते थे और सामान लेकर के आ जाते थे। आजकल सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। एवरी बिजनेसमैन डज नॉट वांट टू गो टू द होलसेल मार्केट, तो वो स्मार्टफोन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, फोन्स पे कम्युनिकेट करता है और वीडियो कॉल कर लेता है, सामान देख लेता है वीडियो कॉल पर और बिजनेस एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसी के थ्रू पेमेंट भी कर देता है। तो जो रिसीवर है, जो होलसेल मार्केट में बैठा हुआ बिजनेसमैन है, उसको भी बहुत आसानी से इंटरपर्सनल कांटेक्ट भी हो गया आपका और आपने सामान भी प्लेस कर दिया और उसके लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ा, तो रिटेलर को होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्मार्ट। तो बाकी कुछ चीजें हैं जैसे ई कॉमर्स है, फैक्स है। फैक्स इज अ वेरी पॉपुलर लेटर सेंडिंग सिस्टम। अभी भी ये कई ऑफिसेज में और कई जगहों पर लगा हुआ है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई बहुत अर्जेंट एप्लीकेशन, कोई बहुत अर्जेंट लेटर या ऑर्डर है जो आपके पास है और आपको इमीडिएटली इसको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो एक फैक्स मशीन आती है जो बिल्कुल फोन नंबर की तरह ऑपरेट करती है। तो वो करती क्या है कि आप यहां से उस ऑर्डर को, उस पेपर को, उस एप्लीकेशन को फैक्स मशीन में डालिए और नंबर्स टाइप कर दीजिए, शायद एक साथ 10 या 20 लोगों को फैक्स चला जाता है। तो इट्स एन ओल्ड सिस्टम बट स्टिल इट इज बीइंग रेलेवेंट दीस डेज, अभी भी है। और आप उस पेपर को उसके अंदर डालिए, वो एक बिल्कुल फोन बोर्ड की तरह होता है, उसके अंदर अगर आप पेपर धीरे धीरे करके डालते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो पेपर रीड करता है पूरा फैक्स मशीन और ऊपर से बाहर आ जाता है वो पेपर। जब वो पूरा पेपर रीड कर लेता है, उसके बाद जितने फोन नंबर्स आपने उसमें डाले होते हैं 10 या 20 जो फैक्स नंबर्स होते हैं, फैक्स मशीन नंबर बोलते हैं उसको, वो फैक्स मशीन नंबर्स एक्टिवेट हो जाती है उनको। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैक्स मशीन ऑन होनी चाहिए और आप उसके अंदर पेपर डाल दीजिए। तो
इमीडिएटली आफ्टर 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स जब आपके जो सेंडिंग टेलीफोन है उसने पूरा मैसेज रीड कर लिया, आप उधर पेपर लगाइए और उधर धीरे धीरे करके फैक्स मशीन से आपको पूरा ऑर्डर प्रिंटेड मिल जाएगा और आप उसको आसानी से देख करके और अपना काम कर सकते हैं. दिस इज यूज्ड जनरली फॉर वेरी अर्जेंट काइंड ऑफ मैसेजिंग. बाकी केसेस में अब ये बहुत पॉपुलर नहीं है. ईमेल ने इसको काफी हद तक रिप्लेस भी कर दिया है, व्हाट्सएप ने रिप्लेस कर दिया है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से रिप्लेस हो गया है. बट अभी भी कई जगहों पर फैक्स मशीन काम करती है. इंस्टेंट मैसेजिंग सब लोगों को पता है, स्काइप है, व्हाट्सएप है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए. इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो याहू मैसेंजर और रीडिफ मैसेंजर आते थे, जो पहले मेल अकाउंट होते थे याहू और रीडिफ के. गूगल के अंदर जो है डुओ एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, हैंगआउट होता था जो अब धीरे धीरे रिडंडेंट हो रहा है. तो ये सारी चीजें जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है. टेलीफोनी सबको पता है कि दो टेलीफोन्स के बीच में जब बात होती है तो इसको टेलीफोनी बोलते हैं. एक आदमी जो डेटा सोर्स पर बैठा है वो नंबर डायल करता है रिसीवर का, रिसीवर पिक्स अप द फोन और इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है. तो जो डेटा सोर्स है उसके लिए ट्रांसमीटर है टेलीफोन लाइन. तो टेलीफोन लाइन जो है वो एनकोड करती है इंफॉर्मेशन को और रिसीवर के डिवाइस तक पहुंचने के बाद उसको रिसीवर का डिवाइस डिकोड करता है. और ये तभी हो सकता है जब यू आर डायलिंग दी राइट नंबर और उसी को इंफॉर्मेशन आ जाएगी. लेकिन अगर आपने गलत नंबर डायल कर दिया और वो नंबर कोई एक्टिव नंबर है उसने उठा लिया तो इसमें एक डेंजर ये भी है कि आप गलत आदमी को इंफॉर्मेशन दे बैठते हैं अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते कि आदमी कौन. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. यूजुअली वेरिफिकेशन हो जाए. तो टेलीफोनी एक कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से छोड़ दिए हैं दैट आई विल कवर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. बट इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों जो हैं इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्ल्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं. इसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. So first is teleconsensing. Teleconsensing is basically conferencing with multiple telephones at the same time. आप एक साथ कई टेलीफोन्स को एंगेज करते हैं एक ही मीटिंग के लिए एंड दैट इज कॉल्ड टेलीकॉन्फ्रेंस. और ये फेस टू फेस मीटिंग का एक अल्टरनेटिव भी है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में यू डू नॉट हैव टू आपको आपका पिक्चर प्रेजेंट नहीं होगा बट यू आर कनेक्टेड थ्रू द डिजिटल वर्ल्ड. बट होता क्या है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आप तो आपका फोटो या आपका पिक्चर भी आपका वीडियो भी एट द सेम टाइम कॉन्फ्रेंस में अवेलेबल. तो जो लोग अलग अलग लोकेशंस में हैं इवन अक्रॉस द ग्लोब दे कैन कनेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो इसमें ना आपको ट्रैवल करने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है. द मैक्सिमम थिंग दैट यू वुड नीड इज अ कंप्यूटर एंड अ टेलीकॉम सिस्टम. तो कंप्यूटर आप ले लेंगे तो उसमें आपका मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स वगैरह सब आ जाएंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यू नीड अ कैमरा. और आजकल सभी ऑफिसेज में लगभग ये चीजें बहुत कॉमन है. अब तो आप लोगों के पास भी बहुत कॉमन है और कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं. तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अब स्मार्टफोन से भी होती है. एक कॉमन नंबर दे दिया जाता है, उस पे कॉल करिए, कोड डालिए एंड यू आर कनेक्टेड टू द कॉन्फ्रेंस. दिस इज व्हाट इज टेलीकॉन्फ्रेंस. तो अगर आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें देयर इज अ मशीन कॉल्ड PBX and PBX machine is basically your transmitter device who receives information from conference bridge and different telephones. तो जो होस्ट है टेलीकॉन्फ्रेंस का वो कॉन्फ्रेंस ब्रिज को ओपन करेगा, उससे एक इंफॉर्मेशन PBX मशीन पर जाएगी which is a transmitter. PBX मशीन उस ट्रांसमिशन को पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर सिक्योर्ड तरीके से डालेगा और केवल वो टेलीफोन्स कनेक्ट हो जाएंगे उसमें जो उस पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क पर प्रोटोकॉल अलाउ करेगा. प्रोटोकॉल अलाउज ओनली रेलेवेंट टेलीफोन्स टू बी कनेक्टेड टू द टेलीकॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया. कैसे ट्रैवल करता है ऑडियो डेटा? आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनने को मिलेगी. तो दिस इज बेसिकली डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट यू आर रिसीविंग. कैसे? जो भी साउंड और इमेज बाइट्स होती हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी, जिसको डिजिटाइजेशन बोलते हैं, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड
via the PBX box to the various receivers. जो receivers हैं वो PBX box के digitalization के through इसको receive करते हैं, और जब वो भी बोलते हैं तो जो कॉन्फ्रेंस ब्रिज या होस्ट सुनता है या अदर्स सुन रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे बहुत सारे लोग रिसीवर भी हैं और बहुत सारे लोग डेटा सोर्सेज भी बन जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर कम्युनिकेशन चल रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी। दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आप देखिए अगर, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में पीबीएक्स, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क और कॉन्फ्रेंस ब्रिज के बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। साउंड्स और इमेजेस बाइट्स में जा रही हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी में, व्हिच इज वंस एंड जीरोस, ताकि वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो डिजिटल फॉर्म में डिलीवर हो जाए टू द रिसीवर्स। और ये एक साथ कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग हो रही है, आप सोचिए कि अगर 15 लोग एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों का एग्जांपल ले लेता हूं कि जब हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे थे, क्लासरूम जूम पर या गूगल मीट पर कर रहे थे, तब आप सब लोग भी कनेक्टेड थे, मैं भी कनेक्टेड था, आप भी बीच में क्वेश्चंस पूछते थे, वो इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज होकर के, डिजिटाइज होकर के बाइनरीज में कन्वर्ट होकर मेरे तक आ रही थी, मेरी बाइट्स जो ऑडियो और वीडियो की इमेजेस थी वो आप तक पहुंच रही। तो images can be represented as a series of numbers and therefore ones and zeros. The process of converting images and sounds into binary numbers is called digitization. So digitization is nothing but converting the images and sound bytes and bits into binary numbers. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. This is somewhat related to programming and other things. But information processing भी हो रही है, at the same time communication भी. This is one very interesting electronic and digital world of information and communication systems. What are the advantages? सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये है कि आदमी को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अकोमोडेशन वहां जाकर के होटल में रहने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली अ सिमुलेशन ऑफ फेस टू फेस मीटिंग विदाउट ट्रैवल. विदाउट ट्रैवल सिमुलेट करता है ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें आप एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे से बात करें, whether it is a teleconference or a video conference. Video conference is more convincing because you are able to see the person in front of you. It gives you higher level of conviction. It gives you a confidence that you are speaking to the right person. Disadvantages: teleconferencing results in lack of personal contact. So basically your interpersonal relationship, कई businesses ऐसे होते हैं, कई business relations ऐसे होते हैं जिसमें आदमी का मिलना कई बार बहुत important है, चाहे वो 6 महीने में एक बार हो, 3 महीने में एक बार हो, महीने में एक बार हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. बट कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रैवल करना होता है, कई बार आपको जाकर के मिलना होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उसके सीईओज, उसके डायरेक्टर्स यूजुअली साल में कोशिश करते हैं कि वो हर लोकेशन पर जाकर के अपने एम्प्लॉइज से मिल सकें. दे ट्राई टू डू इट. तो उनके लिए ये ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप उस जगह पर जाएं और उन लोगों से मिलें, उनको दिखाएं कि उनका सीईओ उनके पास आया है, उनसे बात करना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है, अपनी बातें उन्हें बताना चाहता है. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग्स्ट द एम्प्लॉइज. उनको लगता है कि देखिए हमारा सीईओ यूएस में रहता है और इंडिया आया है और एक पर्टिकुलर ऑफिस में बैंगलोर या पुणे या चेन्नई पहुंचा है, तो लोगों को लगता है कि वाओ, इज अ गुड पर्सन. और वो अपने प्लान्स लोगों को बताता है, कंपनी की प्रोग्रेस लोगों को बताता है, तो पीपल कॉन्फिडेंस. नाउ द सेम थिंग इज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ब्रिज, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इससे कई बार एम्प्लॉइज को लगता है कि he is connected through a video conference, but at the same time a lot of cost is saved when a person does not travel. Taxi bills, airport bill, tickets, air tickets, accommodation, hotel वगैरह में है. So a lot of things get saved. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जो एग्जांपल्स हैं उसमें देखिए बिजनेस यूज, ये बहुत ही कॉमन बिजनेस यूज है इसका. हर कंपनी के अंदर एक तरीके का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेथड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वेबएक्स इज अ वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय Cisco. Cisco is a big hardware and software firm, globally renowned hardware and software firm, which develops a lot of hardware and software
relating to communication systems, information processing, teleconferencing, video conferencing, etc. Second, Zoom is one now has become very very popular amongst businesses and institutions. हम लोग भी खूब तरीके से इसको यूज कर रहे थे. अब Google Meet आ गया है, which is also very very popular. अगर आप लोगों ने एयरटेल के बारे में सुना हो तो एयरटेल ने ब्लू जीन्स करके लॉन्च किया है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम. It is not very popular. It's a new initiative by Airtel. But these are the popular teleconferencing systems. Skype is one of the very popular teleconferencing and video conferencing softwares developed by Microsoft. Microsoft Teams is another software you can say which is very popular amongst businesses for teleconferencing, video conferencing, team meetings, etc. So these are the things which are very popular for the purpose of teleconferencing. Distance education. There is no need to mention कि distance education के अंदर we are using Zoom, Google Meet, Skype, etc. and some of the other applications for our live tutorial sessions, lectures, etc. Also, teachers are using for the for the staff meeting. Principal is using, dean is using for his or her own meetings. So this is the way it is being used in the distance education as well. ये लोगों को पता है. Electronic commerce. ये मैंने पहले जो एग्जांपल्स कवर कर रहा था मैं उसमें कवर नहीं किए. ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में मेरे ख्याल से जब से हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में आए और उसके बाद अनलॉक भी हो गया है. बहुत लोग घरों से जाना नहीं चाहते हैं बाहर, मार्केट्स में ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं. They want to restrict themselves in their houses for various reasons and which is good also to some extent. वो लोगों के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स has become boom. एक वरदान बन गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. How electronic commerce only operates in an electronic way in which the products can be ordered over a platform and the payment can be made on another platform which is integrated with the first one. और आसानी से आप सामान आपके घर तक आ जाए. तो एक EFT POS जो ये नाम लिखा हुआ है इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल. इसको पूरा इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल. तो इसमें दो तीन तरीके की चीजें हैं कि एक कि आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या सेविंग्स अकाउंट से आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट से फंड्स उठ करके किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं वाया अ क्रेडिट कार्ड, अ डेबिट कार्ड और अ सेविंग्स अकाउंट. तो ये एक बहुत आसान सुविधा है जो आप घर बैठ करके लोगों के साथ कर सकते हैं. तो अगर आप देखें तो इसका एक जो बड़ा फॉर्म है वो डिजिटल वॉलेट्स भी आ गई हैं. एयरटेल मनी है, पेटीएम है, पेज़ैप है, बहुत सारी और चीजें हैं जो इसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत पॉपुलर है एक तरीके से. तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में खास तौर पे जब पेमेंट्स की बात हम लोग करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो बहुत इजीली 100 रुपए 50 रुपए से लेकर के लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं और केवल एक पिन या एक कोई ओटीपी या इस तरीके की चीजें हम लोगों को करनी होती है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा फंड आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये आप किसी दुकान पर चले जाइए, वहां पर भी आपको कैश देने की जरूरत नहीं है. यू गिव योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वो एक मशीन में पंच करेगा, आपसे एक पिन डलवाएगा and the money is transferred from your debit card, credit card or savings account to somebody's bank account, right? तो वो एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है जिसे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं. टर्मिनल इसलिए बोलते हैं वहां पे वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है. वो टर्मिनल जिस अकाउंट से एसोसिएटेड है उस अकाउंट में पैसे चले गए. तो दिस इज द वे पेट्रोल पंप्स पे आप देखते हैं. और दूसरा तरीका ये हो गया है कि आजकल आप पेटीएम में कोड स्कैन करते हैं या दुकान फोन नंबर डालते हैं and you make a payment. उसमें आपका एक पिन उसमें भी होता है, वो पिन डालते हैं आप और पेमेंट जो है आपके पेटीएम वॉलेट से या पेटीएम वॉलेट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से उठ करके दूसरे के बैंक अकाउंट में चली गई. तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग देखते हैं कि EFT POS या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में यूज. तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ओवर द इंटरनेट आल्सो हेल्प्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हैं या पेटीएम यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा इनेबल्ड ऑन इंटरनेट है और कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है. और
24/7 you can buy products making payments over the internet. Just one thing that you need a smart device. It can be a mobile phone, computer, laptop, whatever it is, and you need internet. With these two things, you can easily make payments over the internet, and the businesses they are very comfortable in receiving payments. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट टचिंग नोट्स, आज के एनवायरनमेंट में तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है कि हम लोग बहुत आसानी से, बहुत छोटे छोटे दुकानदार भी इन चीजों को रखने लगे हैं और काम करने लगे हैं कि उन लोगों को भी ज्यादा कैश में हैंडल नहीं करना। इसके अलावा मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बहुत सारा कम्युनिकेशन इंटरनली जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अंदर ही बहुत सारा काम हो रहा है। तो उसके अंदर देखिए कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ नेटवर्क हार्डवेयर की जरूरत होती है फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्वर्स, तो कई तरीके के सर्वर्स इस्तेमाल होते हैं। तो फाइल सर्वर इज वन थिंग। This is dedicated to the task of sharing disk space, files and sometimes a printer. तो इसको देखिए कि एक प्रिंटर के साथ जब आप कम्युनिकेट करेंगे, एक फाइल निकल करके आपके प्रिंटर की तरफ जाती है, तो इसको आप फाइल सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं, राइट? तो when you are accessing programs and files through your computer, file server helps you to locate them. Print server, so printing tasks जो होते हैं वो प्रिंट सर्वर के थ्रू मैनेज, राइट? तो एक एनवायरनमेंट, नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक प्रिंटर आपने लगा दिया, उस प्रिंटर से 15 कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स, 100, 500 कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो प्रिंट सर्वर की जरूरत है। तो प्रिंट सर्वर कैन बी देयर। मेल सर्वर, the computer which receives, distributes and stores electronic mail, email for different users. और बड़े एनवायरनमेंट में जैसे एक ऑफिस के अंदर 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वहां मेल सर्वर की इंपॉर्टेंस है। तो वेब सर्वर इज वन टाइप ऑफ मेल सर्वर which talks about stores and serves web pages to users on either internet or इंटरनेट और इंटरनेट। आप देखिए बहुत सारी ईमेल्स आती है जिसके अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, कोई पिक्चर लगी हुई है, कोई डिजिटल एड है, कुछ है, वो वेब पेजेस में कन्वर्ट करके वेब सर्वर आपको भेजता है मेल के। प्रॉक्सी सर्वर, दिस proxy server computer acts as a temporary store for data moving between LAN and other network like internet. तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो तो वेब सर्वर के थ्रू चली जाएगी मेल सर्वर में, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर भी लगाया जाता है जिसके लिए जो कम्युनिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रही है। जैसे मैं अपनी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, अपने कंपनी के मेल अकाउंट से अपने पर्सनल जीमेल या याहू मेल को मेल भेजता हूँ, तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज। So you are able to differentiate between the traffic that is flowing within the organization and from the organization to outside organization or from outside organization to inside organization. तो ये proxy servers है। इस तरीके से ये देखिए एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसको जरा ज्यादा आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ये अलग अलग तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें जो स्टाइल्स हैं वो इस तरह से क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, बस एनवायरनमेंट, रिंग एनवायरनमेंट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है। इस तरीके से भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दे कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद दीस नेटवर्क टोपोलॉजिकल मॉडल्स। ये एक बार आप देख सकते हैं। इश्यूज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम, नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन दैट वी आर कवरिंग फॉर। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जब आप एक कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करते हैं जिसके अंदर आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ? यूसेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू शेयर नॉलेज, नॉट जस्ट डेटा। द मेन रोल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू शेयर नॉलेज, नॉट द डेटा। दैट इज व्हाई जब मैं शुरू से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। डेटा इज आज की सेल 4 लाख रुपए हुई, दिस इज डेटा। या मैंने एक लिस्ट बना दी 1 तारीख से 15 तारीख तक रोज कितनी सेल हो रही है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बना के आपको दी। दिस इज जस्ट डेटा, दिस इज नो नॉलेज, दिस इज नो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज दैट योर सेल्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम फर्स्ट डे
to the 15th day. Your sales have gone up from first day to 15th day. This is information. Knowledge. Analyze this data. Go inside the details of the data and see कि 1 लाख से 2 लाख कैसे हुई, 2 लाख से नीचे कैसे आई, 3 लाख से ऊपर कैसे गई, what are the reasons behind it. एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ के अंदर वो डेज आइडेंटिफाई करिए, उसकी रूट कॉज एनालिसिस करिए कि किन वजहों से सेल बढ़ी या कम हुई, और उन वजहों को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करिए अपनी लीडरशिप को कि these are the reasons for which sales have gone up and sales have gone down. ये है नॉलेज, ये हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। केवल डेटा की एक टेबल बना करके दे देने से कोई खास हेल्प कम्युनिकेशन सिस्टम के यूज से नहीं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नॉलेज शेयर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, डेटा शेयर करने के लिए। इंफॉर्मेशन बनाइए डेटा। When the data becomes useful, it becomes information. When it helps in taking decisions, it becomes knowledge. So data, information and knowledge. Information makes data useful. Knowledge facilitates, enables the leadership to take decisions using the information. This is what is knowledge. Messaging system से भी बहुत सारे issues को relate होते हैं। जितना ज्यादा हम communicate करते हैं, उतना ज्यादा issues बनते हैं। तो जैसे for example, ideas delivered by this means appear less forceful and caring than ideas delivered personally. एक communication system की परेशानी ये है कि आप email लिख दीजिए, instant messaging कर दीजिए, किसी को WhatsApp भेज दीजिए, उतना strong message नहीं मिलता जब तक जो कि आप personally खड़े होकर किसी को face to face meeting में देते हैं। That idea becomes more effective in terms of delivery. क्योंकि WhatsApp पे तो दिन भर में 100 लोग मैसेज करते हैं, बिजनेस वाला भी मैसेज करता है, हस्बैंड वाइफ मैसेजेस करते हैं, बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, फैमिली के ग्रुप्स बने हुए हैं। I can ignore your message, I can forget your message. So the delivery effectiveness becomes high when it is delivered face to face. The delivery effectiveness of a message becomes high when it is delivered face to face. This is one very important challenge of messaging systems. Danger of being misinterpreted. देखिए, आप जब किसी को ईमेल लिखते हैं या मैसेज करते हैं तो ना उसमें इमोशन होता है, ना उसके अंदर आपका कोई IQ लेवल दिख रहा होता है। जो आदमी उसे रीड करता है वो अपने IQ लेवल से, अपने इमोशन से, अपने सिचुएशन से उसको रीड करता है, और हो सकता है कि वो आपके मैसेज को ठीक तरीके से ना समझ पाए, और अगर वो आपके मैसेज को ठीक से नहीं समझ पाया तो वो आपके मैसेज को मिसइंटरप्रेट कर देगा। He can mislead he can redirect the information in the wrong direction, or he can probably ignore your information after misinterpreting. और वो अगर important critical information है दिक्कत हो जाती है। Relationships. Communications via electronic means restrict relationships at the interpersonal level, social level. देखिए, जो आप ईमेल पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस ही क्यों ना, एक तरीके से आपकी रिलेशनशिप को वीक कर देते हैं। रिलेशनशिप्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू मीट फेस टू फेस। आज की सिचुएशन देखिए, हम स्टूडेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से कम्युनिकेशन वीक ही हो गया है। स्टूडेंट्स असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, मुझे फोन करना पड़ रहा है, कई बार वो फोन भी नहीं उठाते। तो इससे हमारी रिलेशनशिप्स वीक होती हैं। जो पावर ऑफ रिलेशनशिप है, दैट लाइज इन द इंटरपर्सनल सोशलाइजेशन। एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बातचीत करने से इंफॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांगली कम्युनिकेट होती है। हालांकि ये भी एक मिथ बताया जाता है, इसे भी बस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए, बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। हम लोगों को बातचीत करने के लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार एक कोई इंपॉर्टेंट मेल मैंने भेजी, उसमें कोई एक लाइन, एक शब्द ऐसा लिखा है कि ऑटोमेटिकली ईमेल बॉक्स जो है उसको रीड करके उसे जंक मेल्स में या स्पैम में डाल देता है। ईमेल अपने आप भी ऑपरेट करता है, वो अपने आप भी देखता है, वेब सर्वर जो होता है, प्रॉक्सी सर्वर जो होता है, वो देखता है अगर इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है या बहुत रूटीन वर्ड्स नहीं है कम्युनिकेशन के, तो उसको उठा करके वो किसी दूसरे में डाल देता है। राइट? तो इस तरीके की चीजों को भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में
ये चीजें भी चैलेंज बन जाती हैं कि मेल आपको मिल गई लेकिन वो आपके स्पैम में चली गई या आपके जंक फोल्डर में चली गई। इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग, इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी कैशलेस सोसाइटी या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या सेविंग्स बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर पेटीएम वगैरह से पेमेंट करने में डरते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो परेशानी खड़ी होती है इस इंटरनेट ट्रेडिंग से, एक तो होती है सिक्योरिटी कि आपका काफी इंफॉर्मेशन जो है वो इन वेबसाइट्स, इन एप्लीकेशंस के ऊपर स्टोर्ड होता है और ये इंफॉर्मेशन उन कंपनीज के अंदर कहीं सर्वर्स में स्टोर्ड होती है और आप मेरे जैसे एम्प्लॉइज ही उन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं और काम करते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी कि आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी या आपकी कोई और इंफॉर्मेशन बाय चांस कहीं गलती से सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो गया तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये एक बड़ा खतरा हम लोगों को देखने में आया कि ऐसा हो सकता है। दूसरा जो है कि जो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में या EFT POS टर्मिनल्स में या और जगहों पर, और फिर इसके कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट्स नहीं हो पाती। तो क्रेडिट कार्ड का एक जो सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन होता है वो ये होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं अपना, तो बैंक आपके बिहाफ पर जो वेंडर है, जो दुकानदार है, उसको पेमेंट कर देते हैं। Then it is your responsibility to pay that money back to the bank. बट अगर मैं उस पेमेंट को न करूं बैंक को और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लूं तो बैंक पर बोझ बढ़ जाता है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड यूज करके इंटरनेट ट्रेडिंग का जो एक फैशन है, इससे कई बार बैंक्स को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि कई बार उनके वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स नहीं होते हैं और बिल्कुल नहीं हो, और उसके बाद उनको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है कि अब ये पैसा मुझको नहीं मिले। तो डेट लेवल्स जो हैं, जो उधार के जो लेवल्स हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो बहुत बढ़ गए हैं इंडिया के अंदर। ये मैंने आप लोगों से पहले भी बातचीत की। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने लोन ले लिया और उसके बाद आप उसका पेमेंट नहीं कर। तो ये चीज जो है, ये इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनेट ट्रेडिंग के, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोग भी डरते हैं और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर्ड है, इसके लीक होने के चांसेस होते हैं, और तीसरा क्रेडिट कार्ड के पेमेंट न होने से डेट लेवल्स बढ़ जाते हैं। कमर्शियल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रेडिंग ओवर द इंटरनेट, जो ई कॉमर्स है, इसमें कई जो कंपनीज और कई बिजनेसेस हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कई बार आप ये देखेंगे कि जो सप्लाई चेन है, जो लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट है ओवर द इंटरनेट, वो बहुत वीक होता है। बहुत वीक होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद 15-20 दिन हो गए और आपका सामान नहीं आ रहा है आपके पास। तो होता क्या है कि वो जो आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, बट आप इंटरनेट के थ्रू लॉजिस्टिक्स से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि वेयरहाउस नहीं है आपके पास, अच्छे दुकानदारों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है ताकि आपको माल जो है लोकल कहीं से उठा करके तुरंत भेजने में आसानी हो। तो अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में छोटे मीडियम जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, छोटे दुकानदार लोकेलिटीज में भी उन्होंने एंगेज कर लिए हैं कि भाई अगर हमको ऑर्डर मिलेगा दिल्ली के अंदर तो हम दिल्ली की किसी मार्केट से उठा करके वो सामान पहुंचा देंगे। तो इससे क्या होता है, टाइम रिड्यूस होता है, और उन दुकानदारों को भी उन्होंने अमेजोन की एक एप्लीकेशन बना करके दे दी है कि भाई आपको ऑर्डर आएगा तो ऐसे आएगा, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ से ऑर्डर आएगा तो किस दुकानदार या किस लोकेलिटी में जाएगा, फिर वहां से वो पैक वैक होगा, फिर लॉजिस्टिक्स वाले को आपको बोलना है कि भाई वो भी इंटरनेट पर ही उसको मैसेज मिलेगा कि भाई वो अपना स्कूटर लेकर के उस दुकान पर पहुंचे, सामान पैकिंग को उठाए और सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस में पहुंचाए, फिर सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस वाया, ये सब कुछ इंटरनेट पे ही आपका प्रोटोकॉल डिफाइंड है और सब इंटरनेट को देख करके ही काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं करती हैं सप्लाई चेन में और कंज्यूमर्स को फाइनली प्रॉब्लम होती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की वीकनेस की वजह से, चाहे वो वेंडर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को समझ नहीं आता हो या ठीक से कनेक्टेड ना हो, इंटरनेट सर्विसेज अच्छी ना हो आपके इलाके में, there can be multiple reasons behind it, but these are the commercial implications of trading over the internet. Censoring of content on the internet, ये एक बहुत क्रिटिकल इश्यू बनता जा रहा है। जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट शेयर होता है, चाहे वो
चैट रूम्स में हो, ईमेल्स में हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो, वेबसाइट्स पे हो, न्यूज की वेबसाइट्स पे हो, ये एक और परेशानी बनती चली जा रही है बिजनेसेस के लिए भी और तरीके की लोगों के लिए भी, कि कोई कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके का कंटेंट कैसे शेयर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ किसी कंपनी का और मुझे परेशानी हुई उस कंपनी के साथ, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ या खराब प्रोडक्ट आ गया। मैंने उनको एक फीडबैक लिख दिया सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और उस मैसेज को बहुत सारे लोग देखते हैं। मैंने उसको एक ट्वीट कर दिया उस कंपनी को कि भाई आपका प्रोडक्ट टूटा हुआ निकला था, आई एम वेरी अनहैप्पी। अब ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 130-140 करोड़ पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उस कंपनी के साथ जुड़ा हो सकता है। एक बड़े कई लोगों को 5-6%, 10% लोगों को ये परेशानी हुई, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको परेशानी नहीं हुई। तो वो 10% लोग या 2-4% लोग और फिर उसके पीछे एक सीरीज बन जाती है कि लोग एक के पीछे एक इंफॉर्मेशन डालने लगते हैं कि नहीं ये भी खराब है, ये भी। सेंसरशिप कोई कंट्रोल नहीं है रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू आर पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। तो ये एक बड़ी परेशानी है कि कैसे रिस्पॉन्सिबली कंटेंट को यूज किया जाए इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो ये नाम जबरदस्ती भी कई बार ऐसा होता है कि अनड्यू एडवांटेज लेते हैं लोग और किसी कंपनी का नाम खराब कर देते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करते हैं, किसी पर्सनालिटी का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। दिस इज सो देयर इज नो कंट्रोल ओवर कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। तो ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बड़ी परेशानी है। सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग डिटेल्स, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि जो ट्रांजैक्शंस आप डेली करते हैं ओवर इंटरनेट, यूजिंग योर बैंक अकाउंट, यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर या किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके स्टोर होती है इन सम फॉर्म। वो प्लेटफॉर्म, वो सर्वर, वो एरिया सिक्योर रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस है। अभी आपने पिछले 2-3 सालों में कई बार पढ़ा होगा कि जो वीजा या मास्टर कार्ड था उसका काफी इंफॉर्मेशन, या एचडीएफसी के कई लाखों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लीक हो गई समहाउ। और ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन होती है कि पुराने एम्प्लॉइज या ओल्ड एम्प्लॉइज जो हैं वो आपके कई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एक्सेस रखते हैं, तो वो किसी अंदर के एम्प्लॉय के साथ मिलकर के कुछ आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं और वो डेटा बाहर निकाल लेते हैं। तो एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की होनी चाहिए। एन्क्रिप्शन बोलते हैं कि जो डेटा लगा हुआ है उसको लॉक कर दिया जाए, तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली लॉक कर दिया जाए, कोड कर दिया जाए, ताकि कोई भी जब उस डेटा को डाउनलोड करने की कोशिश करे तो उसको डेटा ना मिले, कोडेड लैंग्वेज मिले। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो किन वेब ब्राउजर्स पे जाकर के हम पेमेंट कर रहे होते हैं, हमें देखना होता है कि वो ब्राउजर सिक्योर है कि नहीं, वो साइट जिस पर हम पेमेंट कर रहे हैं सिक्योर्ड है कि नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं और कई सिक्योरिटी लॉक्स को तोड़ने में हैकर्स वगैरह बहुत नॉर्मली बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था रैंसमवेयर अटैक। रैंसम का मतलब होता है वो अपहरण करने के बाद फिरौती मांगना, फिरौती, रैंसम इज फिरौती। रैंसमवेयर अटैक हो गया। वो रैंसमवेयर अटैक कुछ नहीं होता है, आपको एक कोई मेल आ गई और उसमें लिखा है कि यहाँ पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पर जाकर के आप अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। आपको लगा सच में मेरा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, आपने ध्यान नहीं दिया, उस लिंक को क्लिक कर दिया। आपको पता नहीं था कि वो कोई मैलिशियस ईमेल है, कोई गलत सोर्स से आई है, वो कोई आपके आईटी ने नहीं भेजी, कोई ऑटोमेटिक मेल नहीं, किसी गलत आदमी ने भेजी थी आपको। रैंडमली वो अटेम्प्ट करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको ध्यान देना होता है कि वो क्या टाइप का ईमेल आया है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एक बग उठेगा उस लिंक के अंदर से और आपके कंप्यूटर के अंदर से होता हुआ पूरे नेटवर्क में घुस जाएगा, आपके पूरे इंटरनेट के अंदर घुस के, और बहुत सारी फाइल्स के ऊपर एक लॉक लगा देगा। मैंने जैसे बोला कोड कर देगा उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली। छोटा सा बग होता है, सेल्फ प्रोग्राम्ड बग होता है, बग बोलते हैं, BUG बग। और वो कुछ नहीं करेगा, एक कंप्यूटर के थ्रू पूरे के पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर देगा, किसी की फाइल नहीं खुलेगी, कोई फाइल नहीं खुलेगी पूरी कंपनी के अंदर जितनी
देर तक वो नेटवर्क में रहेगा, उसके बाद ढूंढना पड़ता है कंपनी को कि अच्छा बग घुस गया है, फिर वो रोकते हैं उसको कि वो और आगे किसी दूसरी जगह डिस्कनेक्ट करते हैं नेटवर्क को, कहां तक फैल गया वहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, आपके ब्लड के अंदर कोई वायरस घुस गया तो वो धीरे 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 पैर से, टो से लेकर हेड तक पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं पर वो एक स्टॉप लगाता है कि अच्छा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर वो दवाई खिला दो तो यहाँ पर स्टॉप लग जाएगा, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा, एंटीबॉडी खिला दो या कुछ कर दो, मारने की कोशिश करो उसको, तो वो काट देते हैं नेटवर्क, अलग कर देते हैं, जितना नेटवर्क इन्फेक्ट हो गया उसको अलग कर देते हैं रैंसमवेयर वाले नेटवर्क को, नॉन रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्यों बोलते हैं, वेयर का मतलब होता है इक्विपमेंट, एक सामान, एक तरीके का ऑब्जेक्ट। अब वो लॉक हो गया, अब आप बैठे कि क्या करें, इंटरनेट, इतने में आपको एक फिर फोन कॉल आएगा या ईमेल आएगा या कुछ आएगा कि भाई उनको तो इतने रुपए चाहिए, और कुछ क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन वगैरह बोलते हैं, उतने हमको बिटकॉइन दे दीजिए तो हम आपका ये बग हटा दें। एंड समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव टू पे, sometimes if their engineers are not able to crack that ransomware up, they have to pay that money। ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें बैंकिंग डिटेल्स अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपका अकाउंट नंबर, आपके पिन्स, डेबिट कार्ड पिन कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे वो एग्जैक्टली डेटा फॉर्मेट में ना हो, डिजिटल फॉर्मेट में, कोडेड फॉर्मेट में, कहीं ना कहीं है, दे कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा सिस्टम, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इस दुनिया में ऐसा है which is not hackable, which cannot be cracked, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोग कई बार ये चीजें सुनते हैं। दूसरा, इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट बैंकिंग की वजह से या इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जिसमें लोगों की जॉब्स भी चली गई और वो रिप्लेस हो गई थ्रू इंटरनेट जॉब्स या आईटी जॉब्स ने रिप्लेस कर दिया उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने लगा है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कि आपको आईटी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए और आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से आईटी वगैरह काम करता है और कैसे हमको इंटरनेट पे काम करना है। तो ये चीजें जरूरी है बहुत। इंटरनेट बैंकिंग से एक और जो एक बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया है बैंकिंग सेक्टर में, वो ये हो गया है कि कई जगहों पर कई बैंक्स ने अपनी ब्रांचेस क्लोज कर दी हैं या अपनी ब्रांचेस को वो लोग ऑटोमेटिक ब्रांचेस बना दिया उन्होंने, जिसमें बमुश्किल 1 या 2 लोग काम करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो उसमें काम नहीं करते हैं। एंड यू जस्ट कम इनटू द ब्रांच, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, आपको चेक डालना है, ऑटोमेटेड सिस्टम में चेक डाल दिया, वो रीड करके वो अपने आप पहुंच गया, आप चले गए। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस। तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई और कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन भी कई बार बढ़ जाता है, खासतौर पे कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई, पीपल आर नॉट प्रोन टू नॉन ब्रांच बैंकिंग। अभी भी आप देखिए लोग बैंक जाते हैं और लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में भी, एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल आर रिटायर्ड गवर्नमेंट पेंशनर्स, जिनको पेंशन आती है वो पेंशन लेने बैंक में चेक काट के लेकर के आते हैं। कई लोग नहीं जाते हैं, एटीएम कार्ड्स यूज नहीं करते हैं, दे आर नॉट वेरी accustomed to using these kind of IT related things। so ये ब्रांच रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए भी ये इश्यूज आने लगे। तो ये इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हो गए हैं आप लोगों को देखने में आया इंटरनेट के, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हम लोगों को चैलेंज करती हैं ड्यूरिंग आवर रूटीन डे, ऐसे ही वो बिजनेसेस को भी चैलेंज करती हैं। सो आई थिंक हम लोगों ने लार्जली सब कवर कर लिया है कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। थैंक यू वेरी मच।